तो उसका पहला क्वेश्चन था टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ना। तो उसमें क्या बनाया है, CO ब्रैकेट के अंदर CO, देन NH3 का 4, फिर H2O के पास भी ब्रैकेट रहना चाहिए ना, भले उसका 1 है बाहर ब्रैकेट में, बट H2O में भी ब्रैकेट रहना चाहिए, एंड देन Cl। लिखते समय भी हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे ना, पहले अमाइन आएगा आपका, तो CO NH3 का 4 H2O Cl, ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन इंटीग्रल, ठीक है। और साथ में क्या बोला है, 3 क्लोराइड, अब ये आपका 3 है, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, +2। साथ में क्लोराइड -1 होता है, तो 1 इधर आएगा 2 उधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CONH3 का 4 H2O Cl Cl2। क्लियर है? हाँ, अगला वाला देखो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट बोला है मतलब ये आपका एन आयन है, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी विल बी एन आयन, ये बाद में लिखा आएगा और पहले आएगा आपका पोटेशियम, तो पोटेशियम हो जाएगा आपका K पॉजिटिव, और साथ में क्या दिया हुआ है, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, तो ZnOH का 4, ठीक है। अब इसका ओवरऑल चार्ज निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा ना, जिंकेट के ब्रैकेट में 2, मतलब +2 इसका -1 इसका, ऐसे 4 है ना, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा, +2 -4 -2, ये -2 इधर आएगा, +1 इधर आएगा, फॉर्मूला विल बी K2ZnOH का 4। क्लियर है? आगे बढ़ो, अभी आज कर रहा है समृद्धि, पीछे आज हो रहा है, ये हो थर्ड पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट का फॉर्मूला बोल रहा हूँ, टैली करना, K3AlC2O4 का थ्राइस। कोई डाउट? पक्का बनाएंगे तो क्या, नहीं ऐसा नहीं होगा, बनाओगे आज जाके समृद्धि, है ना, तभी क्लियर होगा, नहीं तो ना वो टॉपिक रह जाएगा। एक क्वेश्चन आएगा इससे डेफिनेटली, मतलब या तो नाम देगा, फॉर्मूला पूछेगा, तो फॉर्मूला देगा, नाम पूछेगा, नॉर्मल क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3, ये एक आयन दिया हुआ, राइट, ये पूरा नाम नहीं, कंपाउंड में नहीं है, दिस इज अ आयन, तो इसका फॉर्मूला है CO, फिर Cl2 पहले आएगा, डाइक्लोरिडो है, और आपका बिस इथेन डाइअमाइन है, मतलब END2 आएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे EN को, और ब्रैकेट के बाहर 2, और चार्ज क्या है, माइनस कैसे हो रहा है, आपका नाम देखो ना उसका, कोबाल्ट ही है, कोबाल्टेट थोड़ी ना है, वो कैटायन है, वो उसका चार्ज पॉजिटिव ही आना चाहिए, माइनस तो आना ही नहीं चाहिए। कितना रहा पॉजिटिव, कुछ आ रहा है, बता रहे विश, हाँ क्यों नहीं किया, बना नहीं, तो क्या बोला है, डाइक्लोरिडो बिस, हाँ प्लस आएगा, हाँ +1, कोबाल्ट Cl2 का, ये भी 2 है ना। अब देखो कोबाल्ट का क्या दिया हुआ है ब्रैकेट में, क्लोरीन का आपका होता है -1, ऐसे 2 होगा, डायरेक्टली -2 लिख दिया होगा, ठीक है, और इसका तो 0 होता है, इथेन 1,2 डाइअमाइन इज अ न्यूट्रल लिगेंड, राइट, तो 3 -2 कितना हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बस है प्रोजेक्टर। चलो नेक्स्ट, पांचवा था टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी 0, और एक एग्जांपल हमने ऑक्सीडेशन नंबर का माइनस वाला भी देखा था, इनफैक्ट एक क्वेश्चन दिया था जिसमें आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, वो भी -1 ही होना चाहिए उसका आंसर, निकाले हो, वहां तक पहुंच ही नहीं पाया मैं, इसमें 4 ऑप्शन भी दिया था, वही बनाए हो, कितने बने, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, NiCO का, और चार्ज कितना आएगा, ये भी 0 दिया है, और कार्बोनिल भी आपका 0 हो जाएगा, राइट।
क्लियर है? इतना ही रहेगा, कुछ ऊपर चार्ज नहीं आएगा ना, 0। चलो अगला देखो, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला है प्लैटिनम वाला, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? तो मैं नाम बोल रहा हूँ, आंसर चेक करना। डाई अमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन प्लैटिनम। आज अपन इसका पढ़ेंगे। एक्चुअली जिसमें भी बॉन्डिंग होती है ना, अगर आपका एम्बीडेंटेड लाइगेंड है और अगर वो जिस एटम से अटैच है उसको भी अपन डैश करके लिखते हैं। जैसे भी यहाँ पे क्या था आपका NO2 है ना, ठीक है। अब अगर आप ये नाइट्रिटो बोल रहे हो यानी कि ये O से अटैच है, ठीक है, तो अपन को वहां पे डैश करके N या O लिखना होगा। आज अपन उसका रूल देखेंगे, तो इसको छोड़ दो फर्स्ट वाले को, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला देखना, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 2 3 सॉरी, चलो ठीक है बनाया मतलब। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3 आया सबका? इसमें किसी को डाउट है कि किसी का गलत हुआ क्या? ये गलत, -3 कहां से आएगा? तो ब्रैकेट के अंदर 3 लिखना है ना रोमन लेटर में। -2 होता है ना भाई, ऑक्सैलिक एसिड है ना, COOH, H पॉजिटिव बाहर, माइनस माइनस देके गया है। नेक्स्ट थर्ड नाम बोल रहा हूं, देखना, डाइक्लोरिडो बिस, देन ब्रैकेट के अंदर इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथिलीन डाइअमाइन, जो भी लिखना चाहो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। डैश नहीं देना, मैं तेरे को बोला किया हूं शायद पेपर में, नहीं लगाना है, लेकिन अपन लिखे डैश नहीं लगाना है। मैंने बताया भी था कि ये डैश का रिवाज कहाँ से आया है। मैंने फिर आप लोग को पीछे देख लिया था कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में, कि जहां पे अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स रहते तो वहां पे अपन ऐसा ब्रैकेट के पहले डैश लगाते थे, बट अब वो इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, डैश नहीं आएगा, सिर्फ दिस लिखना है और ब्रैकेट के अंदर इथिलीन डाइअमाइन लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो दिस पे आने के बाद उसमें एब्रिविएशन यूज होगी? नहीं पूरा नाम। चलो अगला देखो, नेक्स्ट है फिफ्थ ना, कोबाल्ट वाला, पेंटामाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेट है ना, तो 8 का एटो हो जाता है। हाँ, आगे कंप्लीट करो नाम माही। कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, 3 आ रहा है ना, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। और लास्ट था आपका Hg मर्क्यूरी वाला, इसका नाम होगा मर्क्यूरी, देन टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्ट 3, हाँ सॉरी कोबाल्टेट, हाँ साइनिडो, ठीक है, साइनिडो। मैं आज आप लोग को तो अपन CN का पढ़े ना, आज अपन HCN और ये NCS वाला पढ़ेंगे, ठीक है, इसको अभी रुक जाओ। हाँ पहले तो आया मर्क्यूरी से स्टार्ट किया नाम, एंड कोबाल्टेट से किए, पहले तो लिखा है Hg, Hg आपका क्या टाइम है ना, पहले को आएगा वो उसमें लगता है जब उसके नाम में कोई नंबर हो। ये दिस इस टेट्रा किस तब लगता है ना जब उसके नाम में कोई नंबर हो, लाइगेंड के नाम में नंबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ, ये NCS वाला और SCN वाला जब करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हो, फिर क्या था क्वेश्चन नेक्स्ट, ये वाला देखना, यूजिंग IUPAC नेम्स राइट द सिस्टमैटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। 9 क्वेश्चन थे उसमें, पहला था कोबाल्ट, फिर अमाइन 6 है और Cl3 मिला, नाम लिखना है। 9.1 चलो ठीक है, उसको देख लेते हैं। टेट्रामाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड, यही है ना, इसका आपको वो बताना है ना फॉर्मूला,
हाँ चलो क्या लिखे फॉर्मूला, कोबाल्ट का पहले आएगा CO, देन NH3 का 4, देन H2O का होल ट्वाइस, ठीक है, ब्रैकेट दोनों में रहेगा और आखिरी में Cl3, ठीक है, ये सही है ना सबका। देन आगे सेकंड वाला आपका क्या है, पोटेशियम टेट्रासाइनिडो, देखो साइनिडो यहाँ आता है Cl, ठीक है ना, मैं भी बताता हूँ साइनिडो वाला। हाँ K2NiCN का 4, K2 ब्रैकेट के अंदर NiCN का 4, हाँ। नेक्स्ट ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड, तो इसका हो जाएगा CrEn का थ्राइस Cl3। फोर्थ वाला आपका प्लैटिनम वाला है ना, प्लैटिनेट अमाइन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रिटो N प्लैटिनेट, वो वाला छोड़ दो, अभी N वाला वापस आ गया है तो भी छोड़ दो। पांचवा देखो डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन का फॉर्मूला बता रहा हूं, देखना PtCl2 En का ट्वाइस और बाहर NO3 का ट्वाइस, क्या वो प्लैटिनम है ना, NO3 का ट्वाइस, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देख देख डाइक्लोरिडो क्लोरिडो बिस, प्लैटिनम आ जाएगा Pt, फिर डाइक्लोरिडो En का, ये भी बिस है ना, डाइक्लोरिडो बिस कितना आया, अब इसका ओवरऑल चार्ज कितना होगा, Pt का क्या दिया हुआ है 4 प्लस 4 माइनस 2, ये तो 0 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा 2, है ना, और साथ में क्या दिया हुआ है नाइट्रेट, नाइट्रेट तो -1 होता है, ये ट्वाइस हो जाएगा, हाँ ठीक है ना। ये बनाए नहीं बनाए, बनाए नहीं कि बना नहीं बनाए, ठीक है। चलो अगला लास्ट इसका था आयरन वाला, Fe4 फिर ब्रैकेट के अंदर FeCN6 का होल थ्राइस, तो इसमें पहला फॉर्मूला ऐसा है जिसमें कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के बाहर कोई नंबर आया होगा, हाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, आयरन 3 हेक्सासाइनिडो फेरेट 2, क्वेश्चन पढ़ रहे हो सब, आयरन 3 बोल दिया है मतलब Fe3 पॉजिटिव हो गया, और हेक्सासाइनिडो तो Cn का 6 हो गया, फेरेट बोला है तो Fe हो गया, और इस वाले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बोला है, ये -1 होता है, राइट। तो इसके पास यहाँ पे 3 है, यहाँ देखो कितना आएगा +2 -6 यानी कि -4, ये 4 इधर आएगा, फॉर्मूला विल बी Fe4 FeCN6 का पहला ऐसा फॉर्मूला देखे ना अपन इतने सारे में जिसमें कॉम्प्लेक्स एंटाइटी में एक नंबर आया है साइड में, ठीक है। चलो ये था 9.1, इसके बाद का नेक्स्ट 9.2, इस पे आपको नाम लिखना है ना, बोलो फटाफट, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, नेक्स्ट है पेंटाअमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, अरे वो ऐसा नहीं लिखना है भाई, फिर ऊपर वाले में ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, क्या अंदर वाले का, इसका तू नाम क्या बोल रहा है, पेंटाअमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट डाइक्लोराइड बोल रहा है, इसमें और किसी को डाउट है, सेकंड वाला आ रहा है ना आंसर, पेंटाअमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, क्या सही है, हाँ तो मैं तो सही बता रहा हूँ, हाँ चलो थर्ड पोटेशियम हेक्सा साइनिडो भी लिख सकते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ साइनो साइनिडो दोनों यूज हो रहा है, साइनिडो और फेरेट है ना, बाद वाला है ना ये फेरेट, और ब्रैकेट में क्या आया, ठीक है। चौथा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3, हाँ। पांचवा है पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो प्लैटिनम 2, पांचवा है पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो
प्लैटिनम 2 और लास्ट सॉरी पैलेडियम सॉरी पीडी मतलब पैलेडियम, ठीक है। हाँ पैलिडेट वो है ना, एंड लास्ट एफ, बहुत सारे इसमें वो है ना। ओके इसका क्या होगा देखो, अमाइन 2 दिख रहा है NH3 का ट्वाइस, एक क्लोरीन है वो NH2CH3 क्या है, मिथिलामाइन, दैट इज मिथिलामाइन। देखो CH4 क्या होता है, मीथेन होता है राइट। अभी अपन अमाइंस नहीं पढ़े, फंक्शनल ग्रुप हमारा एक अलग चैप्टर है अमाइंस का, जैसे हमने अभी हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स पढ़ा ना, वैसे एक अल्कोहल है, फिर एल्डिहाइड कीटोन है और लास्ट चैप्टर अमाइंस है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पे अमाइन ग्रुप आ जाएगा और इसका नाम होता है मिथिलामाइन, मिथिलामाइन। तो वही आपका इसमें होगा ना एक इलेक्ट्रॉन पेयर n के पास, ठीक है। तो NH2CH3 वो भी आपका क्या है, एक लाइगेंड है मिथिलामाइन। ओके तो उसका वो क्या लेंगे, इसका जीरो वो भी तो कंपाउंड है ना, जैसे आपका डाइमिथिल सॉरी डाई इथिलामाइन है या इथिल डाइअमाइन है, वो भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल, कोई चार्ज थोड़ी ना इसमें, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ओके तो इसका नाम है डाइअमीन क्लोरिडो, फिर आपका आएगा मिथिलामाइन, क्लियर है, तो ब्रैकेट में आएगा और एंड करेंगे अपन प्लैटिनम और ब्रैकेट में 2 क्लोराइड, ठीक है। ओके चलो अगला, अगला ऑक्सीडेशन नंबर वाला था क्या, हाँ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर बताना था। पहला क्या है, वो कोबाल्ट वाला है क्या, कोबाल्ट H2OCN ट्वाइस +2, तो इसका आएगा आपका +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है। जिनको ऑक्सीडेशन नंबर में डाउट है ये बनाए हो, बनाए क्यों नहीं, +3 बनाने की, बनाए नहीं। अगला फिर कोबाल्ट है जिसमें ब्रोमीन है और EN है और ओवरऑल चार्ज +1 है, वो आ रहा है +3, ठीक है। उसके बाद प्लैटिनम का आ रहा है +2, फिर पोटेशियम सॉरी आयरन का आ रहा है +3 और फिर क्रोमियम का है +3, ठीक है। तो डाउट, ओके अगला IUPAC नेम दिया है, फॉर्मूला ये कितने आपके 10 है। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो वरना मैं शेयर कर दूंगा इसका सॉल्यूशन। फिफ्थ वाला क्या, अब वो तो अपन देखेंगे, H और J वो भी अपन देखेंगे, फिफ्थ थोड़ी ना है वो, फिफ्थ और अच्छा ठीक है, वही O और N वाला है ना, ठीक है वो अपन देखेंगे। और कुछ, ठीक है हाँ ठीक है अपन उसको देखते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा और उसके बाद के 2 क्वेश्चन और है, उसमें कोई डाउट है क्या अलग से। चलो लास्ट एक रूल देख लेते हैं, हैंड डालना, नेमिंग ऑफ एम्बीडेंटेड लाइगेंड, नेमिंग ऑफ एम्बीडेंटेड लाइगेंड, नेमिंग ऑफ एम्बीडेंटेड ligands, naming of ambidentate ligand, ठीक है। इसमें हाइफन डाल के लिखना, these are unidentate ligands, है तो ये भी यूनिडेंटेट ना, यूनिडेंटेट उनको बोलते हैं जो मेटल को एक ही पेयर दे पा रहा है, समझ रहे हैं। Unidentate are those ligands which are giving only one electron pair to the central metal atom, तो ये भी भले दोनों तरफ से दे सकता है बट एक बार में तो एक ही जगह से दे रहा है, तो अल्टीमेटली ये भी यूनिडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो दीज आर यूनिडेंटेड ligands with more than one coordinating atoms, with more than one coordinating atoms, with more than one coordinating atoms. Stop. It is essential to designate the point of attachment. It is essential to designate, it is essential to designate the point of attachment, the point of attachment of a ligand, of a ligand
of a ligand by placing the symbol. It is essential to designate the point of attachment. मतलब NO2 में वो O से अटैच है ligand की N, सॉरी O से अटैच है एटम की N से अटैच है एटम. आपका मेटल एटम O से इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि N से इलेक्ट्रॉन ले रहा है. You have to designate that letter in your name. आपको नाम में बताना पड़ेगा कि वो NO2 के N से अटैच है कि NO2 के O से अटैच है. ठीक है. So it is essential to designate the point of attachment of a ligand by placing the symbol of the donor atom. By placing the symbol of the donor atom. By placing the symbol of donor atom attached after the name of the groups separated by hyphen. एक एग्जांपल लिखना नीचे. इसमें क्रोमियम का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट बताना. क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? माइनस ये HCl आपका -1 होता है ना, तो इसका -6 होगा. ठीक है. और इसका X ले लो और ये इधर जाएगा तो +3 रहा होगा, सॉरी -3 रहा होगा. अमोनियम +1 होता है. ठीक है. ये क्या है आपका? दिस इज अमोनियम. पढ़ते थे अपन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. तो ये आपका NH4 1 पॉजिटिव है और ये ओवरऑल -3 है. राइट. तभी तो 3 यहाँ आया होगा, +1 इधर आया होगा. राइट. अब इसका चार्ज -1 होता है HCl. ठीक है. थायोसाइनेटो. और इसका अपन को निकालना है. तो कितना हो जाएगा? ये आपका -6x -6 इज इक्वल्स टू -3. -6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x 6 -3 यानी कि. ठीक है. क्लियर है ये? मतलब जब भी नाम अपन लिखेंगे तो क्रोमियम के बाद ब्रैकेट में 3 लिखना है. अब इसका नीचे नाम लिखना. The above compound is named as. स्टार्ट कैसे करेंगे? ओहो, अमोनियम से स्टार्ट होगा ना भैया नाम. अमोनियम, उसके बाद फिर हेक्सा. अरे काउंटर आयन के बाहर जो भी नंबर है उसके लिए अपन प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं. किससे बोल रहा हूँ? क्या बोला मैं अभी? काउंटर आयन के बाहर जो भी नंबर है उसके लिए अपन कोई प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं. जैसे भी आपने लगाया ट्राई अमोनियम, नहीं. प्रीफिक्स इसमें बस लगेगा हेक्सा. ठीक है. नाम लिखो इसका अमोनियम. स्टार्ट किए, स्मॉल लेटर से लिखना है ना अमोनियम. अब एक स्पेस आएगा क्योंकि अपन सेकेंड अब काउंट ये कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का नाम लिखने वाले हैं. तो उसका नाम लिखना. हाँ स्पेस तो रहेगा. ये एक वर्ड है ना, ये दूसरा वर्ड है. ओके. तो हेक्सा थायोसाइनेटो ये इसका नाम है. ठीक है. इस ग्रुप का नाम है. ये CN होता तो साइनेडो होता या साइनो. सिर्फ अगर सिर्फ CN होता तो उसका नाम एक्चुअली साइनाइड होता है ना. CN का मतलब क्या होता है? साइनाइड. और हमने एक रूल लिखा था कि जितने भी आइड से एंड वाले होंगे वो आइडो हो जाते हैं. ठीक है. बट कई बुक में आपको साइनो भी दिखेगा तो साइनो भी गलत नहीं है. साइनेडो ज्यादा सही है, साइनो भी गलत नहीं है. ठीक है. तो CN होता तो नाम साइनेडो होता. HCl के कारण सामने एक वर्ड थायो लग जाता है. इसका नाम है थायोसाइनेटो. अब हाँ ATO थायोसाइनेटो. अब यहां तक हुआ. अब इसके बाद हमको एक हाइफन लगाना है. ठीक है. अब हाइफन के बाद क्या लगाना है हमें? S. क्योंकि ये अटैचमेंट किससे हो रहा है? S. अगर यहाँ पे NCS लिखा होता ना तो अटैचमेंट N से होता.
किसका अटैचमेंट? लाइगेंड का अटैचमेंट क्रोमियम के साथ। मतलब क्रोमियम अगर ऐसा है 6 HCl लगे हैं तो कैसे लगे? लाइक दिस, नॉट लाइक NCS। कैसे लगे हैं? SCl। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा एटम डोनेट कर रहा है? S। डोनर एटम कौन है? S। उसका नाम, उसका सिंबल वहां पे लिखना है, -S हाइफन, अब अपना नाम एंड करेंगे। क्रोमियम की क्रोमेट S कैपिटल है, सिंबल लिखना है ना, सल्फर का सिंबल S होता है और वो कैपिटल होता है। क्या लिखेंगे? क्योंकि S से अटैच है नहीं, अगर N से अटैच होता तो अपन N लिखते, डैश लगा के। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ उसका। इसका एक और एग्जांपल अपन ऐसे लिखेंगे जिसमें NCS लिखा होगा अंदर। जैसे NO2 में भी दो टाइप से लिखा हो सकता है, अगर NO2 लिखा है तो ठीक है, ONO भी हो सकता है। ONO है मतलब O से अटैचमेंट है, NO2 है मतलब N से अटैचमेंट। समझ रहे हैं? SCN है मतलब S से अटैचमेंट है, और NCS लिखा होगा तो N से अटैचमेंट होगा। तो वो अटैचमेंट हमें नाम में दिखाना है। समझ रहे हैं? तो अब हाइफन डाल के S लिखो, -S हाइफन क्रोमियम की क्रोमेट क्रोम, और ब्रैकेट में तो 3 लिखना है। ठीक है, ओके। अब इसका एक और एग्जांपल जहां पे अपन NCS लिखने वाले हैं ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, देखो एक और नीचे एग्जांपल, अमोनियम ही लेते हैं, अमोनियम ट्वाइस लिख लेना। मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, मेरे बोलने समझ में आना चाहिए आपको तो। ठीक है, अमोनियम ट्वाइस, एवरीवन। NH4 का ट्वाइस, ब्रैकेट लगाए हो ना? ओके, अब स्क्वायर ब्रैकेट चालू करो, प्लैटिनम, और ब्रैकेट के अंदर अब NCS लिखने वाले हैं ना, NCS और ब्रैकेट क्लोज करके 6। ठीक है, देखो ऐसे इसका नाम ना, अगर आप ये अवॉइड करना चाहते हो ना N और S लिखना, तो एक चीज अपन और कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसका नाम क्या बोला? थायोसाइनेटो। क्या बोला? थायोसाइनेटो। अगर हम NCS लगाते हैं ना तो उसका नाम एक्चुअली आइसोथायोसाइनेटो है। तो या तो आप आइसोथायोसाइनेटो लिख दो, इसको आइसोसाइनेटो लिख दो, तो आपको N और S लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर आप दोनों के लिए ही वर्ड थायोसाइनेटो ही यूज कर रहे हैं तो हमें N और S लगाना पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हम इसमें भी अभी नाम में थायोसाइनेटो ही लिखेंगे, पर डैश करके N लिख देंगे। देखो इसका नाम NH4 ट्वाइस PT NCS का 6। देखो इसका नाम क्या होगा? अमोनियम, पेज देंगे हेक्साथायोसाइनेटो, हाइफन डाल के N, हाइफन डाल के, हर जगह क्रोमेटो का नाम तो देख क्या लिख पाएंगे, प्लैटिनेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, कौन बताएगा जल्दी? आया 4 सबका? कैसे आ रहा है 4? NH4 का ट्वाइस का मतलब ऊपर -2 रहा होगा, और इधर से आपका -6 है, उधर जाके 6 - 2 4। ठीक है, अच्छा पीछे माही आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, एक और लिखते हैं अपन NO2 और ONO का भी लिख लेते हैं। सिमिलरली एक और आपका एम्बीडेंटेड, सिमिलरली वापस एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, उसका नाम लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट चालू करना, ये आयन है बस, एक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, एक आयन है। ओके, इसका नाम फॉर्मूला लिखना अंदर CO यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट है। अब ब्रैकेट के अंदर NO2 का 6, और ओवरऑल चार्ज ब्रैकेट के बाहर -3 है। फॉलो कर रहे हो जो बोल रहा हूं? कोबाल्ट NO2 का 6 और ब्रैकेट के बाहर -। अब सोचो इसका नाम क्या होगा? हेक्सा नाइट्रो और डैश करके N। ठीक है, और एंड होगा आपका कोबाल्टेट, -3 है ना? देखो इसका नाम कोबाल्टेट, ये -1 होगा, -1, ये -6 उधर जाके ये +3, +6 -3 +2। हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो, फिर हाइफन डाल के N, फिर हाइफन डाल के
कोबाल्टेट, ये सब स्मॉल लेटर्स है। अब केस सेंसिटिव होता है नाम वगैरह ना, एक भी लेटर ऊपर नीचे हुआ तो नंबर कट सकते हैं। हेक्सा नाइट्रो एन कोबाल्टेट ब्रैकेट में 3 एंड द नेम विल एंड विथ आयन। आयन लिखना है। अच्छा, नाम में नहीं लिखा था पर लिखना है, ठीक है। चलो एक और ONO वाला, अगेन कोबाल्ट ले लो, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट ले लेना। अब ONO6 लिख दो, सेम -3 ऊपर भी। हाँ टीपी नाइट्रो, क्योंकि अपन तो स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, हेक्सा नाइट्रो डैश O डैश कोबाल्टेट 3 आयन। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप NO2 लिख रहे हो तो नाइट्रो लिख सकते हो, ONO है तो नाइट्रिटो लिख सकते हो, तब फिर वो O और N लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर दोनों के लिए सेम नाम यूज कर रहे हो ना नाइट्रो, तो आपको N और O स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें ना दोनों ही एंटाइटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हमने कॉम्प्लेक्स एंटाइटी पॉजिटिव वाली देखी है, देखिए ना, ये कॉम्प्लेक्स एंटाइटी नेगेटिव वाली है। हो सकता है दोनों ही आयंस कॉम्प्लेक्स हो, पॉसिबिलिटी है। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मतलब अभी तक हम काउंटर आयन कैसा वाला देख रहे थे, सिंपल वाला। काउंटर आयन बहुत सिंपल ना, किसी में पोटेशियम था, किसी में सोडियम था, किसी में आयरन था, किसी में अमोनियम था, राइट। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें आपका काउंटर आयन भी एक कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, समझ रहे हैं? मतलब अब दोनों पार्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर्मूला आएगा। मैं क्लियर? देखो पहला ब्रैकेट लिखना, एक एग्जांपल लिखो, पहला ब्रैकेट लिखना, उसमें Ag मतलब सिल्वर, और ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर NH3 का ट्वाइस, हो गया मेटल एंड लाइगेंड। ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये पहला समझ में आ गया सबको। सेकेंड में लिखना Ag CN का ट्वाइस, Ag CN का ट्वाइस, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसका नाम सोचो क्या होगा, देखो ना, देखो सोचो। ये दोनों के ऊपर तो 1 1 ही है ना, मतलब +1 -1 रहा होगा। पहला वाला जो लिखा है वो क्या टैन है, बाद वाला एन आयन है। हाँ दोनों +2 -2 हो सकता है, कैंसिल होते हैं। पर देखो सिल्वर का +1 होता है एक्चुअली, जब अपन सिल्वर लिखते हैं ना, AgCl तो पढ़े ना अपन, उसमें Ag पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो प्रायर नॉलेज अपन को याद रखना पड़ेगा। सेकंड वाले में सिल्वर लिखा है, सेकंड वाले में सिल्वर में नहीं अर्जेंटेट होगा, और पहला वाला सिल्वर लिखाएगा, यही तो रूल है। मतलब अगर आपने सिल्वर को एज अ कैटायन लिख रहे हो तो वो आपका सिल्वर लिखाएगा, और अगर वो एनायन के फॉर्म में तो वो अर्जेंटेट लिखाएगा, सिल्वरेट नहीं है। मैंने उस दिन बताया कि जब भी ये नाम कोई एट से एंड हो रहा है तो उसका लैटिन नेम एंड होगा 8 से, जैसे फेरस का फेरेट हो रहा है, ठीक है। उसका नाम क्या होगा देखना, अर्जेंट टीएन, क्यों अर्जेंटेट ही लिखेंगे ना, एनायन है तो नहीं, सिल्वर आएगा प्रॉपर, जैसे पोटेशियम का पोटेशियम था, सिल्वर का सिल्वर रहेगा, तो उसमें सोडियम का सोडियम था। हाँ तो उसमें नंबर की जरूरत है आपको, इसका पहले वाला ब्रैकेट दोनों में लिखना पड़ेगा। तो उसको सिल्वर लिख दे, नहीं, आप उन दोनों का जितने भी मेटल एटम है ना, आपको जब भी एक कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का नाम लिखना उसके लिए रूल सेम है। फर्स्ट वी विल राइट लाइगेंड फॉलोड बाय मेटल एटम फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ये तो रूल ही है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का नेमिंग करेंगे उसका नेमिंग ऐसा ही होगा, लाइगेंड्स, मेटल एटम एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो दोनों तो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है ना, तो दोनों का ही आपके दोनों में सेंट्रल एटम है, दोनों में सेंट्रल मेटल एटम है ना, तो दोनों का ही अपना ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा।
चलो मैं नाम बता रहा हूं, एक बार टैली करना क्या लिखे हैं। स्टार्ट होगा डाइअमाइन से, एवरीवन स्टार्ट तो वहीं से किए ना, डाइअमाइन सिल्वर 1, क्या होगा, डाइअमाइन सिल्वर ब्रैकेट के अंदर 1, स्पेस देके डाइसाइनिडो अर्जेंटेट 1, डाइसाइनिडो अर्जेंटेट 1, अंदर अपन 1 ही लिखेंगे, चार्ज में भले -1 चला जाए, रोमन लेटर के अंदर वहां पे 1 ही रहेगा। क्लियर है, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट हेड डालो अपना, नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, बाकी जो क्वेश्चंस मैंने और दिए थे ना होमवर्क, उसके सॉल्यूशंस में आज शेयर कर दूंगा आप लोग से, एक बार उसमें और देखना अपना, ठीक है। ठीक है, आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है या उनका स्पेशियल अरेंजमेंट अलग हो सकता है। ठीक है, ओके। तो हाइफन डाल के डेफिनेशन लिखना आइसोमेरिज्म की। Isomers are two or more compounds. Isomers are two or more compounds that have the same chemical formula, that have the same chemical formula, but a different arrangement of atoms. Isomers are two or more compounds that have the same chemical formula but a different arrangement of atoms. Full stop. Because of the different arrangement of atoms, 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 they differ in one or more, because of the different arrangement of atoms, they differ in one or more physical or chemical properties. Physical or chemical properties. Physical or chemical properties. ठीक है, next time में there are two types of isomerism. There are two types of isomerism. जैसे हम ऑर्गेनिक में पढ़ते थे ना, दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल के अंदर आपका चेन आइसोमर्स हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स मतलब आपके दो कंपाउंड्स हैं पर दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, जैसे इथेनॉल एंड ईथर। इथेनॉल समझ रहे ना, अल्कोहल, एंड ईथर इज अनदर फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम ROR एक फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर, जहां के O के आजू बाजू अल्किल ग्रुप होता है, इसको ईथर बोलते हैं। ठीक है, और ROH को हम अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, बट इन दोनों में हम जब जैसे हम इस तरह से लिखेंगे तो ईथर हमको दिख रहा है, बट अगर मैं फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं तो आपको ना समझ में आया कि ईथर की अल्कोहल। समझ रहे हैं क्या बोलते हैं? हाँ, I can write this as C2H5OH also, or I can write this as CH3OCH3 also. दोनों में कुछ डिफरेंस यहाँ तो नहीं दिख रहा था मुझे, बट यहाँ तो दिख रहा है ना। फॉर्मूला जब मैंने उसका स्ट्रक्चर पूरा बनाया, ये मुझे अलग से दिख रहा है कि दिस इज एन अल्कोहलिक ग्रुप एंड दिस इज एन ईथर ग्रुप। समझ रहे हैं डिफरेंस? तो ये कहलाता था फंक्शनल आइसोमरिज्म, जहां पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग, तो नाम भी अलग अलग होगा ना। इसको हम इथेनॉल बोलेंगे, इसको हम डाइमिथिल ईथर बोलेंगे। समझ रहे हैं? नाम अलग होगा क्योंकि इसमें अरेंजमेंट एटम्स का अलग है। तो देखिए ना अपन डेफिनेशन कि द आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट arrangement of atoms.
समझ गए? तो ऐसे ही आपका चेन आइसोमर्स होते थे, फंक्शनल आइसोमर्स होते थे, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये हम पढ़ते थे कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ भी दो टाइप के आइसोमरिज्म है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। ठीक है, बट स्ट्रक्चर के अंदर थोड़े नाम अलग अलग होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखना, हाँ स्टीरियो भी दो है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। जो ऑप्टिकल हमने उसमें पढ़ा था ना, हेलो एल्केन्स। ठीक है, चलो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्स्ट टाइप का, आप इसको एक बड़ा सा रोमन लेटर 1 दे दो, क्योंकि इसके अंदर अपन 4 टाइप के पढ़ने वाले। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, हाइफन डाल के लिखना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism, this type of isomerism arises due to the difference in structures. This type of isomerism arises due to the difference in structures. Stop. It may be subdivided into 4 types. It may be subdivided into 4 types. It may be subdivided into 4 types. पहला ए डाल के आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसके थोड़े नाम अलग होंगे ना, वहां हम पढ़ते थे चेन, फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म ना, बट यहाँ पे थोड़े से नाम अलग होंगे। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसमें आइकन डाल के लिखो कंपाउंड्स व्हिच गिव डिफरेंट आयंस, कंपाउंड्स व्हिच गिव different ions, compound which gives compounds which give different ions in solution, although they have same composition. Although they have same composition, are called ionization isomers. Are called ionization isomers. Are called ionization isomers. लिखना लिखना इसमें this type of isomerism occur. This type of isomerism occurs. This type of isomerism occurs when counter ion मतलब जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी के अलावा जो बाहर पड़ा हुआ है ना, उसको अपन काउंटर आयन बोलते हैं। When counter ion is also a potential ligand. When counter ion is also a potential ligand. Full stop. Hence, it can displace the ligand. Hence, it can displace the ligand. Hence, it can displace the ligand, which can then become, hence it can displace the ligand, which can then become a counter ion, which can then become a counter ion. ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी 2 एग्जांपल दो, समझ में आ जाएगा। मैं 2 कंपाउंड्स के नाम बोल रहा हूं, आप उसका फॉर्मूला लिखना। ठीक है, नाम लिख लो पहले जो मैं नाम बोल रहा हूं, और हाइफन डाल के जगह छोड़ देना, उसके दोनों के आप फॉर्मूला लिखोगे अभी। ठीक है, देखो फर्स्ट नाम लिखना, बोलो, देखो पेंटा अमाइन, ये कौन सा वाला अमाइन है? डबल एम वाला। पेंटा PENTA, देन AMMINE, पेंटा अमाइन, सब एक वर्ड है। देन ब्रोमीडो कब आएगा? ब्रोमाइन, BR।
ब्रोमीडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। ये लिखिए, हाइफन डाल के जगह छोड़ दो, उसका नाम आप लोग फॉर्मूला आप लोग लिखोगे, ठीक है। एक और नाम लिखना जस्ट इसके नीचे, एक और नाम इससे मिलता जुलता लिखो, पेंटा अमाइन सल्फेटो। पेंटा अमाइन सल्फेटो, सब फॉलो कर रहे हो मुझे पक्का? कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। पेंटा अमाइन सल्फेटो पूरा एक नाम है विथ पी स्मॉल लेटर ना। पेंटा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट अगेन 3 ब्रोमाइड। इसका पहले ना फॉर्मूला बनाओ, तब आपको ना अपने आप ये आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से कुछ लोग को आ जाएगा। बनाओ फॉर्मूला जल्दी से दोनों का। बना ये दोनों का फॉर्मूला। अच्छा पहला बनाए, पहला बताओ। है? CO NH3 का 5 DR इसका 2, ये यहाँ पर ट्वाइस है क्यों? क्या लिखा है शिवांश? सेकंड वाला बना दिया। पहला वाला, पहला वाला कोई बनाया है? अच्छा। एक सेकंड, इधर समृद्धि दोनों में से कोई SO4 है। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है कि क्या आएगा +3 आएगा कि यहाँ 2 आएगा, यहाँ ध्यान देना ना। अगर आप इतना लिखते हो ना तो पहले ध्यान दे दो, ये आपका -2 है ना, और ये -1 होता है, ये 0। देखो ये -2 होता है राइट, और ये ओवरऑल आपका ना +2 आएगा। ये +3 दिया हो ना, मैंने लिखा है क्या ब्रैकेट में? ब्रैकेट में 3 लिखवाया हो ना। हाँ तो ये +3 हुआ तो 3 - 2 2 हुआ ना, 2 कैंसिल हो गया भाई। तो नहीं आप ठीक है, समझ में आएंगे सबको। और समृद्धि पीछे, अच्छा ठीक है ओके। और दूसरा वाला क्या बनाया हूँ? SO4 अंदर आया होगा और BR बाहर होगा, ठीक है। अब याद करो फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड अ डबल सॉल्ट? कि आप जब डबल सॉल्ट को पानी में डालोगे तो वो सब अपने आयन से ब्रेक हो जाएंगे। डबल सॉल्ट का एग्जांपल याद दिला रहा हूँ, मोर सॉल्ट क्या था फॉर्मूला? MgCl2 एंड K2SO4, जो भी ले लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये आपका एक डबल सॉल्ट है, ठीक है। अब जब आप इसको पानी में डालोगे ना तो K पॉजिटिव अलग, SO4 2 नेगेटिव अलग आयनाइज हो जाएंगे, अपने पूरे सिंपल आयन में ब्रेक हो जाएंगे। Mg2 पॉजिटिव अलग एंड Cl नेगेटिव अलग। बट ये चीज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के साथ नहीं होगी। अगर आप इसको डालोगे ना पानी में तो सिर्फ काउंटर आयन अलग होगा और कॉम्प्लेक्स आयन अलग होगा। आप अगर सोच रहे हो कि ब्रोमाइड अलग हो जाए, अमाइंस अलग हो जाए, कोबाल्ट अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ये एक मेजर डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपने सिंपल आयंस में ब्रेक नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स एंटाइटी और डिसोसिएट नहीं होगी पानी के अंदर, सिर्फ काउंटर आयन अलग होगा और ये आयन अलग होगा। तो जब अलग होंगे तो ये -2 अलग हो जाएगा, ये +2 अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जब ये होगा तब भी सेम चीज होगी, ये -1 अलग होगा, ये -1 अलग होगा, ये -1 -1 आएगा ना,
-1 +1 कैसे? ब्रोमाइड आपका -1 होता है, इसका भी मैंने 3 दिया है ना, 3 0 और ये -3 कितना है +1 1 1 है, ऊपर 2 2 था। ठीक है, अब जब इन दोनों को पानी में डाला जाएगा तो दोनों आयंस अलग अलग देंगे, एक देगा सल्फेट आयन और एक देगा ये वाला आयन, दूसरा क्या देगा ब्रोमाइड आयन और ये वाला आयन। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ो अच्छे से, तो हमने 4-5 लाइन का डेफिनेशन है, उसको आराम से ध्यान से पढ़ो। तो हमने क्या लिखा, एक एक वर्ड का मीनिंग समझो, कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछो। केमिकल फॉर्मूला सेम का तो सेम नहीं है, केमिकल फॉर्मूला तो अपन ऐसे ही लिखते हैं, जैसे अब यहाँ भी तो कहाँ सेम बोलोगे आप, मैं यहाँ भी तो दोनों के लिए C2H6O लिखा ना, बट लिखते समय फिर अपन ऐसा लिखते हैं जब हम फंक्शनल ग्रुप अलग अलग दिखाएंगे, तो यहाँ भी वही चीज है। आप देखो दोनों का कॉम्पोजिशन तो सेम है, दोनों के पास एक ब्रोमाइड है, दोनों के पास एक सल्फेट है, दोनों के पास एक कोबाल्ट है और दोनों के पास 5 अमाइन है। वही तो डिफरेंस है ना, दैट इज व्हाट इज आइसोमर्स, राइट? क्लियर है सबको? हाँ, वो डेफिनेशन समझ में आई कि ऐसा क्यों लिखे अपन। एक और लाइन जो लिखा है वो कोई समझाएगा कि मुझे ऐसा क्यों लिखा है हमने, कि काउंटर आयन मस्ट बी अ पोटेंशियल लाइगेंड। इसका क्या मतलब हुआ? तो तभी वो फिर जीव तो सकता है। हाँ, मतलब अगर देखो ब्रोमाइड भी एक लाइगेंड है, सल्फेट भी एक लाइगेंड है, क्योंकि दोनों नेगेटिव स्पीशीज है, राइट? Br नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव लाइगेंड्स, तो दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं कि सल्फेट अंदर आ जाए, ब्रोमाइड बाहर चला जाए। बट अगर काउंटर आयन बाहर मान लो Na होता तो क्या ये चीज हो पाती? अगर काउंटर आयन बाहर Na है तो उस टाइप के कंपाउंड का आयनाइजेशन आइसोमर नहीं बनेगा। मैं क्लियर? कंडीशन क्या है आयनाइजेशन आइसोमर्स की? अंदर वाला लाइगेंड और बाहर वाला काउंटर आयन दोनों लाइगेंड होने चाहिए। ब्रोमाइड भी लाइगेंड हो सकता है, सल्फेट भी लाइगेंड हो सकता है। क्लियर है? अगर दो अलग अलग फॉर्म करेंगे और कोई ऐसा अगर हम देखते हैं काम करते हैं आपका जाति से ज्यादा वैलेंसी वजह से आयरन का, तो ऐसा हो सकता है कि एक में उसका उसका ऑक्सीडेशन से टच हुआ, एक में टच नहीं। मैंने समझा क्या क्या मतलब सेंट्रल मैटर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकता है सॉल्यूशन में जाने के बाद, मतलब ये करने के बाद आयनाइजेशन आइसोमर्स के बाद? हाँ, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। जैसे एक ऊपर वाले का जैसे अभी भी अपन देख रहे हैं ना कि दोनों में इनका ओवरऑल चार्ज तो अलग अलग हुआ ना, अभी कोइंसिडेंटली इनका दोनों का सेम है दोनों में, पर वो अलग हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये वाला आइसोमरिज्म? दे आर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन। मैंने बताया दोनों के पास ब्रोमाइड है, दोनों के पास अमाइन 5 है, दोनों के पास सल्फेट 1 है, दोनों के पास कोबाल्ट 1 है, सब सेम है। बस अंतर क्या है कि जब दोनों को पानी में डाला जाता है, एक ब्रोमाइड आयन देगा और एक सल्फेट आयन देगा, एक ब्रोमाइड का टेस्ट देगा और एक सल्फेट का टेस्ट देगा। टेस्ट समझते हो ना, आप लोग पढ़े होगे 11th में प्रैक्टिकल अगर पे, कि आपको अलग अलग आयंस का टेस्ट होता है, मैंने बीच में एक बार और शायद डिस्कस भी किया है ना। तो ये आयन ये आपका ना सल्फेट का टेस्ट नहीं दे पाएगा और ऊपर वाला ब्रोमाइड का टेस्ट नहीं दे पाएगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? टेस्ट मतलब ये केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में आप लोग को बताया जाता था कि आपको एक गिवन सॉल्ट दिया गया, बताना ये सॉल्ट कौन सा है, दिखने में सब व्हाइट होगा, बट किसी का सल्फेट सॉल्ट हो सकता है, किसी का ब्रोमाइड सॉल्ट हो सकता है, किसी का कार्बोनेट हो सकता है। तो आपको अलग अलग टेस्ट करना होता था उसमें। पहले आप HCl डाल के देखोगे, अगर मान लो इसने पहले HCl डाल दिया और इसका ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ गया, तो ये तो वहीं छोड़ देगा कि भैया मेरा तो कार्बोनेट है, मेरा टेस्ट करना। सबसे सिंपल वही होता था ना, कार्बोनेट सॉल्ट वाला। ये एक टेस्ट है ना कि अगर आप एक कार्बोनेट सॉल्ट के ऊपर एसिड डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक कार्बोनेट सॉल्ट में, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी CO3 2 नेगेटिव है, जैसे ही आपने एसिड डाला इट विल गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर डाउट लग रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, तो आप ले लो लाइम वाटर। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ना, ये तो पढ़े ना 9 10 से 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में कि एक आपका ब्रोमाइड का टेस्ट देगा, एक सल्फेट का टेस्ट देगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन में एक वर्ड में कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? एक बार पढ़ लो अच्छे से, पक्का? ठीक, चलो सेकंड टाइप का आइसोमरिज्म लिखना। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज, LINK, लिंक एज, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसका हाइफन डाल के लिखना। ये एक लाइन में आप लोग समझ जाओगे कि ये किस टाइप का आइसोमर्स होना चाहिए। ठीक है, देखो
Isomerism of this type occurs. Isomerism of this type occurs. Isomerism of this type occurs in compounds. In compounds containing. अब जिनको समझ में आ जाएगा तुरंत हाथ उड़ा देना, ठीक है? बजर तो है नहीं, बजर भी दबा सकते हैं। Isomerism of this type occurs in compounds containing ambidentate ligands. तीन चार पांच छह सात ambidentate ligands। नहीं समझ में आया? दोनों का फॉर्मूला तो सेम होता है ना, आप NCS लिखो या CNS लिखो, NCS लिखो या सॉरी SCN लिखो, N और S से कनेक्ट होता है ना, C तो बीच में ही रहता है। समझ कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं? थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो, दोनों में C मिडिल में रहता है। अब एक में हम लिखते समय NCS लिखते हैं, एक के समय लिखते समय हम SCN लिखते हैं, तो लिखने समय भी वो दोनों दिखेंगे अलग, बट कॉम्पोजिशन सेम है। सबके पास एक सल्फर है, दोनों के पास एक कार्बन है, दोनों के पास एक नाइट्रोजन है, मेटल भी सेम ले लेंगे और बाहर काउंटर आयन भी सेम ले लेंगे। एग्जांपल लिख लो, ठीक है? मैं इसमें और ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, समझ गए ना सब ये वाला कौन सा आइसोमेरिज्म कैसा है? ओके, एग्जांपल लिख लो डायरेक्टली। पहला वाला एक ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रोमियम लिख लो, Cr। क्रोमियम इज Cr इज द सिंबल ऑफ क्रोमियम, राइट? Cr। पहला ब्रैकेट लिखना, फर्स्ट लाइगेंड है आपका H2O, ब्रैकेट के अंदर आएगा H2O, और ये पेंटा एक्वा है। पेंटा एक्वा है मतलब H2O के बाहर अपन को नीचे 5 लिखना है, नीचे लिखना है 5, है ना? उसके बाद अगले ब्रैकेट के अंदर HCN, और ओवरऑल चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का +2 कर दो। एक्चुअली क्रोमियम का जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आप देख लो 6 लाइगेंड हो गए, है ना? 5 एक्वा है और एक SCN थायोसाइनेट, ओवरऑल चार्ज +2। इधर -1 है, हाँ +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला। मतलब क्रोमियम 6 लाइगेंड से कनेक्ट होता है, ये बोलना चाह रहा हूं। आप जितने भी अभी तक जितने भी हम एग्जांपल देखे ना, आप सब क्रोमियम वाले एग्जांपल देख लो। या तो CN6 होगा, या तो NH3 होगा, या तो एक्वा 6 होगा। वो 6 लाइगेंड से कनेक्ट होता है एंड इट फॉर्म्स अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। 4 अपने प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। समझ रहे हैं? ओके, ये ओवरऑल चार्ज +2 लिख दिए। एंड इसका आइसोमर क्या होगा? बना लो अपने से, इसका आइसोमर बना सकते हो अपने से। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको एक कंपाउंड दे देगा, बोलेगा इसका आयनाइजेशन आइसोमर बताओ क्या होगा, इसका लिंकेज आइसोमर क्या होगा बताओ। तो क्या हो जाएगा? पूरा सेम रहेगा, बस SCN की जगह आपको NCS लिखना है। क्या लिखना है? चार्ज तो उसका भी सेम है, NCS हो या SCN हो, चार्ज तो दोनों का ही -1 है। समझ रहे हैं? चार्ज दोनों का क्या है? -1, तो इसका भी ओवरऑल चार्ज +2 ही रहेगा। क्लियर है? चलो एक और थर्ड टाइप का आइसोमेरिज्म लिखो, 5 मिनट हो गए। थर्ड टाइप का आइसोमेरिज्म लिखना, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नाम लिखिए, हाइफन आके लिखना। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, this type of isomerism is possible when both positive and negative ions of a salt, this type of isomerism is possible when both positive and negative ions of a salt are complex ions, are complex ions। ये किसकी बात कर रहा है? जो आज हम एक एग्जांपल देखे ना, AgAg वाला, वो दोनों ही पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट क्या थे आपके? कॉम्प्लेक्स एंटिटी। ठीक है, तो
This type of isomerism is possible when both positive and negative ions of a salt are complex ions, and the two isomers differ in, and the two isomers differ in, the two isomers differ in the distribution of ligands. Distribution of ligands. एग्जाम्पल लिखो, समझ में आ जाएगा उसका लाइन का मतलब क्या है। लिखो एक एग्जाम्पल, दोनों कॉम्प्लेक्स एंटिटी, दोनों के अंदर ब्रैकेट के अंदर ही रहने वाला है दोनों चीजें। तो पहला ब्रैकेट चालू करना, CONH3 का 6, CONH3 का 6 लिख लिया सब, और CrCN6, Cr अगला वाला क्रोमियम है, एक कोबाल्ट। पहला वाला क्या है? कोबाल्ट, दूसरा वाला क्या है? क्रोमियम। पहले वाले के साथ 6 अमाइन लगा हुआ है और दूसरे वाले के साथ 6 साइनिडो लगा हुआ है। समझ रहे हैं? ये एक कंपाउंड हुआ। अब इसका आइसोमर कैसा होगा? एंड ये एग्जांपल कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ये तो एक कंपाउंड हुआ ना, इसका आइसोमर जो इसके जैसा ही होगा बट लाइगेंड्स का अरेंजमेंट अलग होगा। तो अब क्या होना चाहिए आपको, क्या लगता है? CN, हाँ एग्जैक्टली, स्वैपिंग हो जाएगा। अभी कोबाल्ट के साथ NH3 था तो कोबाल्ट के साथ Cn लगा दो और NH3 को क्रोमियम के साथ लगा दो, बट अब आपको ना वो भी चेंज हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो चेंज होगा और ये कैटायन एनायन बन जाएगा, एनायन कैटायन बन जाएगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज चेंज हो जाएगा ना। आप खुद सोचो, पहले ध्यान देना एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। सेकेंड वाला सब सुन रहे क्या? जो फर्स्ट वाला हमने कंपाउंड लिखा है ना, उसमें सेकेंड नंबर पे साइनाइड लगा हुआ है, यानी कि क्रोमियम के साथ साइनाइड लगा हुआ है, और वो साइनाइड के कारण ही उस पूरे एंटाइटी को नेगेटिव चार्ज मिल रहा था। एग्री करते हो मुझे सर? क्योंकि साइनाइड -1 है, ऐसे 6 साइनाइड है तो -6, और क्रोमियम कितना होगा? +3 होगा, तो ओवरऑल -3 चार्ज होना चाहिए। समझ रहे? अब अगर ये साइनाइड उचक के कोबाल्ट के पास चला गया तो वो कोबाल्ट को मतलब ओवरऑल उस एंटाइटी को नेगेटिव कर देगा, तो अब वो बाद में लिखाएगी। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को? तो मैंने क्या बोला, पहले वाले में आपने कोबाल्ट को पहले लिखा है, NH3 का 6 किया है, और दूसरा आपका क्रोमियम Cn का 6, ऐसा है। हमेशा कैटायन पहले लिखते हैं ना, एनायन बाद में आता है, और ये एनायन इसके कारण ही बना है, और ये कैटायन इसके कारण, किसका तो 0 था ना ओवरऑल, हमें तो 0 होता है, तो इसलिए ये आपका कैटायन, ये एनायन। पर अब जब ये अमाइन क्रोमियम के साथ जाएगा और साइनाइड कोबाल्ट के साथ आएगा, तो ये कोबाल्ट वाले को एनायन बना देगा। तो लिखते समय अब क्रोमियम पहले आएगा विथ NH3 का 6, एंड कोबाल्ट इधर चला जाएगा विथ Cn का 6। चेंज तो हुआ है ना, बट वो दोनों उठ के नहीं गए हैं, उन्होंने मेटल को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, पर ये एक्सचेंज ऐसा होता नहीं है। आप सोचो कि मैं इन दोनों को ऐसे पानी में डालूं तो ये एक्सचेंज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हमें पता है कि वो अंदर का डिसोसिएट थोड़ी ना होता है, ये तो हम ऐसे थ्योरेटिकली बना रहे हैं कि कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, और इन दोनों को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर बोलेंगे। अब इसका नाम कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड चेंज हो गया ना, कोबाल्ट का पहले अमाइन के साथ था, अब यहाँ पे कोबाल्ट का साइनाइड के साथ हो गया। है क्लियर? पक्का क्लियर है ना? डेफिनेशन समझ में आ रही है ना एग्जांपल से? और ये क्यों ऐसा इंटरचेंज हो, ये भी क्लियर है ना, क्योंकि लिखते समय तो पहले कैटायन ही लिखा जाता है, वो नाम हो या फॉर्मूला हो, पहले हम कैटायन ही लिखते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। अभी भी गलती कर रहे हो आप लोग, इतने सारे एग्जांपल के बाद भी अभी गलती कर रहे हैं ना। अमोनियम भूल गए थे ना, अमोनियम, क्योंकि अमोनियम कैटायन था इसके पहले वाला एग्जांपल में। तो ये याद रखना हमेशा कि नाम हो या फॉर्मूला हो, पहले कैटायन ही आएगा, दूसरे बाद एनायन। और ये तो बहुत अंडरस्टूड है कि साइनाइड के कारण ही ये एनायन बन रहा था, इसलिए बाद में लिखाया। अब जब साइनाइड कोबाल्ट के साथ लगेगा तो वो एनायन बन जाएगा। क्लियर है? लास्ट 4th टाइप का आइसोमर, सर इसका नाम क्या है? इसका आप बताओ ना, इतने सारे तो बता दिए पर। सर मतलब अमीन को अमाइन लिखेंगे ना, हेक्सामाइन क्रोमियम 3, हेक्सामाइन क्रोमियम। देखो सिल्वर था, पहला जो नाम आता है ना वो एज इट, आप आयरन वाला एग्जांपल एक बार देखना,
अगर सामने Fe लिखा है तो हमने उसको फेरस नहीं लिखा है, आयरन ही लिखा है। तो अगर पहले कैटायन में वो चीज है तो उसको एज इट इज रखेंगे, एनायन वाले का ये क्रोमेट कोबाल्टेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो इसका नाम क्या होगा देखना, हेक्साअमाइन क्रोमियम 3 हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट 3। क्लियर है सबको नाम? चलो लास्ट फोर्थ टाइप का आइसोमर लिखना। क्या बोला मैं नाम ये बताया। फोर्थ लिखो, सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट, सॉल्वेट वर्ड ना सॉल्वेंट से आया है। सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन हाइड्रेट या हाइड्रेशन? वाटर से रिलेटेड है ना, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। वाटर का एडिशन को अपन हाइड्रेशन बोलते हैं और वाटर के लॉस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, राइट? तो ये हाइड्रेट मतलब ये कुछ वाटर से रिलेटेड आइसोमरिज्म है, ठीक है? चलो इसमें आइकन डाल के लिखना, compounds which have the same composition, compounds which have the same composition but differ in but differ in but differ in but differ in the number of solvent molecules, but differ in number of solvent molecules present as ligands, present as ligands, present as ligands and as free solvent molecules, and as free solvent molecules, and as free solvent molecules. एक बार रीड करो डेफिनेशन। इस वाले वाटर को क्या बोलते थे? हाँ, ये जो डॉट के बाद लगा हुआ वाटर को क्या बोलते थे? हाँ, उसका नाम क्या था वाटर का? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पहली बार सुन रहे हो? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 होते ना, ब्लू विट्रियोल। वो 5H2 क्या था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब आप जब उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हो ना तो एक मॉलिक्यूल में 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। आप उसको और हीट करोगे तो वो 5 मॉलिक्यूल भी उड़ जाएंगे, तो कलर भी उड़ जाएगा। ब्लू विट्रियोल इज ब्लू विट्रियोल या ब्लू विट्रियोल इज ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ दोस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वो 5 मॉलिक्यूल अगर उड़ गए ना, अगर वो एनहाइड्रस बन गया, एनहाइड्रस और हाइड्रेट समझते हैं? हाइड्रेट मतलब पानी है और एनहाइड्रस मतलब सूखा। आपने उसको हीट कर दिया तो वो पानी मॉलिक्यूल्स भी इवेपोरेट होके उड़ गए, तो उसको कहते हैं अपन एनहाइड्रस। अब तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? और जो डेफिनेशन लिखी है उसको पढ़ो एक बार। यहाँ पे 6 के 6 पानी एज अ लाइगेंड अटैच्ड है, यहाँ पे 5 लाइगेंड और 1 फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे 4 लाइगेंड और 2 फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। पर इससे ये नहीं बनना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाए। सब में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ध्यान देखना। बस ये कि सेटिस्फाई कोई और कर रहा है। यहाँ पे वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाटर सेटिस्फाई कर रहा था, यहाँ पे 5 वाटर 1 क्लोरीन, यहाँ पे 4 वाटर 2 क्लोरीन। समझ रहे हैं तीनों में डिफरेंस? हाँ, इसको वो कहते हैं अपन सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तीनों का अगर आप देखोगे तो कॉम्पोजिशन सेम है। तीनों में 6 पानी है, 3 क्लोरीन है, 1 क्रोमियम है तीनों में। बट बस अंतर क्या है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एज अ हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है, एज अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है। आप सोचोगे कि मैं पानी में डालूं तो ये पानी भी अलग हो जाए, तो नहीं होता, समझ रहे? बट ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाए। एग्जांपल लिखो, ठीक है? ये आपका फर्स्ट टाइप का आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ है। तो कौन सा फर्स्ट टाइप का लिखे थे? स्ट्रक्चरल वाला। आयनाइजेशन, सेकंड देखा आपने कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, सॉरी थर्ड कोऑर्डिनेशन, एंड फोर्थ आपका ये वाला आता है सॉल्वेंट या हाइड्रेट। समझ गए? इसके कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, वैसे क्वेश्चन जैसे मैंने आपको जो बताया कि एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका लिंकेज आइसोमर बनाओ।
इसका आयनाइजेशन आइसोमर बनाओ। समझ रहे हैं मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा हूँ? ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को आज दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये तो था नहीं लिख सकते कैसे बिना देखे? एक में 6 पानी लगाओ, एक में 5 पानी लगाओ, एक में तो 4 पानी लगाओ। ठीक है, फिजिक्स क्लास होगी ना यहीं पे, इसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, आके 2 मिनट। ठीक है सानिया, आप यहीं रहना ना। ओके सर।